Hello everyone, welcome to Mathsthan and I am Zia and today we will be beginning the syllabus of your civics that is political science. तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे एंड दीज लेक्चर्स विल बी वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि हम हर उस चीज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, रेलिवेंट हो, एज वेल एज आपकी फाउंडेशनल नॉलेज को बिल्ड करने में हेल्प करे। एंड एज पर सिलेबस हमें जो सबसे पहली यूनिट पढ़नी है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहली यूनिट में यानी आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, इस वर्ड पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है और थ्योरी से हम क्या समझते हैं, एज वेल एज जो चीजें आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है यानी पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है, क्या कंसर्न्स हैं, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन हुआ एंड कैसे उसका रिसर्जेंस यानी रिवाइवल हुआ। तो ये सभी चीजों को आज बेसिक्स से समझेंगे एंड नॉट ओनली दिस हम कुछ एक बेसिक टर्म्स को भी समझेंगे जो आपकी फाउंडेशनल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के फाउंडेशन के लिए भी। अगर आप इस यूनिट को यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी को नजरअंदाज करोगे या फिर इसको लाइटली लोगे तो हो सकता है आगे कुछ ऐसी टर्म्स आए जो आपको समझ में ना आए। तो बिना किसी देरी के लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर 1 दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड्स पॉलिटिकल और थ्योरी इनका क्या मतलब होता है। जब हम बोलते हैं पॉलिटिकल तो क्या मतलब होता है इस शब्द पॉलिटिकल का और क्या होता है थ्योरी का। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो देखो, ये जो वर्ड है ना पॉलिटिकल, ये ग्रीक वर्ड पॉलिस से बना है। पॉलिस का मतलब होता था ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो ग्रीस में जितने भी सिटी स्टेट्स यानी किंगडम्स हुआ करते थे उनको बोला जाता था पॉलिस। ठीक है। एंड सिटी स्टेट्स मायने क्या, जैसे इंडिया, एंशियंट इंडिया में किंगडम्स हुआ करते थे। अब ग्रीस में क्या हुआ करता था कि जो भी नेचुरल बैरियर्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल दो किंगडम्स के बीच में या दो शहरों के बीच में एक नदी है, तो उस नदी ने दो शहरों को डिवाइड करा तो दो सिटी स्टेट्स बन गए, है ना। जैसे एथेंस, स्पार्टा एक्सेट्रा, ये सारे ग्रीस सिटी स्टेट्स थे। तो उन सिटी स्टेट्स को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता था पॉलिस। और इस पॉलिस वर्ड से बना कौन सा वर्ड, पॉलिटी। ठीक है। तो पॉलिस से बना पॉलिटी। अब इस पॉलिटी वर्ड का क्या मतलब हुआ भाई। पॉलिटी का मतलब होता है एक संगठन जो लोगों के लिए कानून बनाती है, फैसले लेती है और वहां के रोजमर्रा के जो पॉलिटिकल काम है यानी जो लोगों से रिलेटेड डिसीजन है उनको हैंडल करती है। तो डेफिनेशन से हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं कि पॉलिटी डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन फॉर द होल कम्युनिटी। And the term political refers to something related to polity that is public। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मतलब पॉलिटी एंड पॉलिटी मतलब पब्लिक। ठीक है। तो हर वो डिसीजन, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक की लाइफ से रिलेटेड है, हर उस संगठन हर उस संगठन हर को हम कहते हैं पॉलिटी या फिर पॉलिटिकल। तो आई होप आपको इस अभी तक ये चीज तो क्लियर हुई होगी कि इस वर्ड पॉलिटिकल का क्या मतलब है। एम आई क्लियर। तो देखो, सिंपली आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म पॉलिटिकल, तो आप सिंपल कह सकते हो कि पॉलिटिकल रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी दैट इज पब्लिक। अच्छा भाई, पॉलिटी का क्या मतलब है। पॉलिटी डिनोट करता है हर उस संगठन को, हर उस रूल को, हर उस डिसीजन को जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई भी संगठन या कोई भी सरकार बनाती है उसको कहा जाता है पॉलिटी। ठीक है। तो आई थिंक पॉलिटिकल शब्द का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। कहां से ओरिजिनेट हुआ इस वर्ड, मतलब इस वर्ड का मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ, ग्रीक वर्ड पॉलिस से। ठीक है। इस वर्ड पॉलिस से बना पॉलिटी। पॉलिटी डिनोट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कानून बनाती है लोगों के लिए और फैसले लेती है। और पॉलिटी से हमें समझ में आता है पॉलिटिकल यानी समथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटी दैट इज पब्लिक। तो पब्लिक से रिलेटेड जो भी संगठन कानून बना रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, उसको हम पॉलिटी कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड जो है वो आता है थ्योरी। अब थ्योरी मुझे लगता है आप सबको समझ में आता ही होगा, कहीं ना कहीं हम सबने ये वर्ड को बहुत बार सुना है। तो थ्योरी स्टैंड्स फॉर अ सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी कि किसी भी चीज की जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, जब किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। सिस्टमैटिक मतलब क्या, सिस्टमैटिक मतलब जब हम उस चीज को ऑर्गेनाइज कर सके, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज। तो थ्योरी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो अगर सिंपली हमें समझना हो कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब है,
तो पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। तो जितने भी पॉलिटिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उसकी एक सिस्टमैटिक नॉलेज को कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। एम आई क्लियर? तो आई होप कि अभी तक इस लेक्चर में आपको ये तो समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है, ठीक है, एंड स्पेशली इस टर्म पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है। पॉलिटिकल, पी फॉर पॉलिटिकल, पी फॉर पब्लिक, पी फॉर पॉलिटी, ठीक है। तो अब ये बेसिक चीज को क्लियर करने के बाद हम आगे चलते हैं। देखो, अभी जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, यानी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, जितने भी पॉलिटिकल फिनोमिना हो रहे हैं उसकी एक सिस्टमैटिक नॉलेज को पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। और उस पॉलिटिकल थ्योरी में मेनली क्या होता है, तीन कंसर्न्स होते हैं, मतलब तीन स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा काम में आती है, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो आती है वो है एम्पेरिकल। अब इसको समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्पेरिकल का क्या मतलब होता है? एम्पेरिकल मतलब वो नॉलेज, वो ज्ञान जो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू प्राप्त करते हो, यानी कि वो सारी नॉलेज जो आप अपने सेंस एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। सेंस एक्सपीरियंस कौन से होता है? साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच एटसेट्रा। यानी एम्पेरिकल नॉलेज उस नॉलेज को कहा जाता है जो आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने सुना भी होगा कि वही चीज सच है जो हमें नजर आए। मतलब एम्पेरिकल नॉलेज ये कहती है कि जो चीज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वही रियल नॉलेज है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एम्पेरिकल स्टेटमेंट का यूज करता है, ठीक है। दूसरा आता है पॉलिटिकल थ्योरी लॉजिकल है, यानी बेस्ड ऑन रीजनिंग, यानी कि क्या, तर्क पर आधारित है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी लॉजिकल है, यानी बिना रीजन के पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। पॉलिटिकल थ्योरी में तर्क का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर तीसरा स्टेटमेंट है इवैल्यूएटिव। अब इवैल्यूएटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट्स का मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल एक हम लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। हम एक लाइन कंसीडर करते हैं कि एक स्टेटमेंट मैंने दी कि मेन आर बॉर्न फ्री, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट लिख दी मेन आर बॉर्न फ्री। अब हर व्यक्ति इसको अपने अपने हिसाब से इवैल्यूएट करेगा। हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, मेन आर बॉर्न फ्री, तो हर इंडिविजुअल का, हर ग्रुप का अपना एक नजरिया पेश करना, हर स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना, कोई किसी चीज को कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, उसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, फ्रीडम, ठीक है। अब मुझे कोई बोले फ्रीडम, ठीक है, तो मैं फ्रीडम की विचारधारा जैसी रखती हूँ, हो सकता है मेरे पेरेंट्स की नजर में फ्रीडम वो चीज ना हो, है ना। तो नजरिए में फर्क आ सकता है ना। अब आजादी को मैं किस तरह देख रही हूँ और आजादी के मायने मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है, दोनों में फर्क हो सकता है। तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप अपने हिसाब से किसी भी स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको बोला जाता है इवैल्यूएटिव। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज मेनली कंसर्न विद थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहली इंपेरिकल, इंपेरिकल मतलब जो चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, वो। दूसरा लॉजिकल, यानी पॉलिटिकल थ्योरी रीजन के ऊपर बेस्ड है। एंड तीसरा इवैल्यूएटिव, यानी कि हम उसको जो है उस पे वैल्यू दे सकते हैं, यानी किसी भी स्टेटमेंट पे, किसी भी आइडिया में हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्रुप एंड इंडिविजुअल। और ये प्रेफरेंसेस डिफर कर सकती है, ये मतलब हुआ इवैल्यूएटिव का। अच्छा, अब हम अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल फिलोसफी से कैसे अलग है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों हम साइंस बोलते हैं भाई, है ना। और पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी क्यों बोलते हैं, और फिर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या चीज है। तो इन तीनों को हम जरा अच्छे से समझते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, अब इसमें आपको एक वर्ड नजर आ रहा है साइंस, ठीक है। साइंस का मतलब हर वो चीज जिसे आप टेस्ट कर सकते हो, जिसमें तर्क होता है, उसको हम साइंस बोलेंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेचुरल साइंसेस है, उसमें क्या होता है कि हम हर एक स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो पॉलिटिकल साइंस है वो ड्रिवन होती है फैक्ट से, डाटा से, ठीक है। तो साइंस में, यानी जब आप पॉलिटिकल लाइफ में फैक्ट्स और डाटा का यूज करेंगे, वो बन जाती है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस कैसी होती है? इंपेरिकल एज वेल एज लॉजिकल। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस को डेवलप किया था चैंपियंस ऑफ पॉजिटिविज्म ने। अब नया वर्ड निकल करके आया हमारे सामने, पॉजिटिविज्म। इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगी आज के इस लेक्चर में। तो बने रहना एंड ट्राई टू फोकस, बिकॉज दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ हम इतना समझ रहे थे कि भाई ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है,
पॉलिटिकल शब्द का क्या मतलब होता है, थ्योरी क्या होती है, और अब हमारे पास एक नया वर्ड निकल करके आया है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में फैक्ट्स और डाटा ड्रिवन नॉलेज होती है पॉलिटिक्स की, ठीक है, जहां पर हम एम्पेरिकल डाटा का यूज करते हैं। एम्पेरिकल यानी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारी साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच के थ्रू, जो हम देख पा रहे हैं। लॉजिकल मतलब बेस्ड ऑन रीजनिंग यानी तर्क पर आधारित। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस को डेवलप करने वाले जो लोग थे वो थे पॉजिटिविज्म के फॉलोअर्स। अब ये पॉजिटिविज्म क्या होता है, चलो एक बार इसको भी समझते हैं। तो देखिए, पॉजिटिविज्म, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म की, तो सबसे पहले आपको ख्याल आना चाहिए एक शख्स का जिसने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, और उनका नाम है ऑगस्टे कॉम्टे। आप इस नाम को अपने नोट्स में कहीं ऐड ऑन कर लेना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था पॉजिटिविज्म का, ये दिया था ऑगस्टे कॉम्टे ने। अब क्या होता है पॉजिटिविज्म, उसको समझते हैं। ठीक है, तो भाई पॉजिटिविज्म कहता है कि नॉलेज सिर्फ वही वैलिड है जो ऑब्जर्वेबल हो और साइंटिफिक हो। यानी कि किस पे फोकस किया, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा हम सही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉलेज वो होती है जो साइंटिफिक हो और ऑब्जर्वेबल हो। यानी पॉजिटिविज्म कहता है कि ट्रू नॉलेज सिर्फ वही है जो साइंटिफिक हो और ऑब्जर्व की जा सके। ठीक है, मतलब जो चीज हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वही रियल नॉलेज है। समझ में आया? तो पॉजिटिविस्ट थिंकर्स जो थे, उनके लिए रियल नॉलेज या फिर रियल ज्ञान क्या था, सिर्फ और सिर्फ वो चीज जिसको आप देखकर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यानी साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेबल। अच्छा, अब पॉजिटिविस्ट का कहना था कि जो फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, इसको भी साइंस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। यानी कि इसमें भी आपको फैक्ट्स लाने चाहिए, आपको ऐसे तरह से नॉलेज गेन करनी चाहिए जो साइंटिफिक हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या सोसाइटी में लड़ाई हो रही है, तो एक पॉजिटिव क्या बोलेगा कि प्रूफ करो डाटा और ऑब्जर्वेशन के साथ कि लड़ाई क्यों हो रही है, क्या रीजन था। तो सिंपल सा मतलब है पॉजिटिविज्म का। देखिए वर्ड थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है कहीं ना कहीं, बट जब भी पॉजिटिविज्म आए तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फाउंडर थे ऑगस्टे कॉम्टे। और पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि रियल नॉलेज गेन करना साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कहीं लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो एक पॉजिटिविस्ट क्या बोलेगा कि भाई डाटा के थ्रू प्रूफ करो, फैक्ट्स लेकर आओ, तभी हम यकीन करेंगे कि लड़ाई हो रही थी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेबल डाटा, और इनका मानना ये था कि भाई फिलोसफी और थ्योरी को भी साइंटिफिक बनाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक कॉन्सेप्ट था पॉजिटिविज्म। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, या फिर आप इसको नियो पॉजिटिविज्म भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? पॉजिटिविज्म तो अभी तक हमने समझा कि साइंटिफिक नॉलेज या फिर जो रियल नॉलेज है उसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना या फिर ऑब्जर्वेशन डाटा के थ्रू पढ़ना, उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है? देखो, तो नियो पॉजिटिविज्म भी कहता है कि भाई लैंग्वेज और लॉजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि लैंग्वेज प्लस लॉजिक, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? देखो इसको मैं और समझाती हूँ। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ना, इसको डेवलप किया था वेना सर्कल के थिंकर्स ने। वैसे तो इतना डिटेल में आप में आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट अगर नियो पॉजिटिविज्म ये वर्ड आपको कहीं दिखे या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहीं दिखे, तो इतना याद रखना कि मैक्स वेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने लॉजिकल पॉजिटिविज्म को फाउंड किया था और ये वेना सर्कल के एक मेंबर। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, लैंग्वेज और लॉजिक लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट साइंटिफिक है तो वो वेरीफाई होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज कि आप साइंटिफिक नॉलेज को अंधाधुन यकीन मत करो। ठीक है ना?
साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो डाटा ऐसा होना चाहिए जिसको आप वेरीफाई भी कर सको। तो बेसिकली लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने हमें कॉन्सेप्ट दिया वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है। तो अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है कि जो चीजें वेरीफाई नहीं हो सकती वो मीनिंगलेस है। कि भाई अगर आपने एक प्रिंसिपल दे दिया, सपोज एक साइंटिफिक प्रिंसिपल दे दिया, हम न्यूटन्स लॉ को ले लेते हैं, है ना? सबने पढ़ा है कहीं ना कहीं लाइफ में, कभी ना कभी स्कूल्स में कहीं पे तो पढ़ा ही होगा, है ना? न्यूटन्स के लॉ को ले लेते हैं। अब एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म का देखो, पॉजिटिविस्ट क्या कहेगा कि भाई साइंस ने इसको प्रूव कर रखा है ना, ये सही है, इस पे यकीन कर लो। लेकिन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहेगा कि न्यूटन लॉ आपने दे तो दिया, इसको वेरीफाई करो, इसको प्रूफ करो कि ये सही है या नहीं, है ना? तभी हम इस पर यकीन करेंगे। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल लॉजिकल पॉजिटिविज्म का। अगर आपको कोई बोले गॉड एग्जिस्ट्स, ठीक है? अगर आपको कोई बोले कि गॉड एग्जिस्ट, तो एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या बोलेगा कि इसको साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट मीनिंगलेस बन जाती है ना? तो इनका मतलब है कि अगर किसी ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई गॉड एग्जिस्ट, तो एक नियो पॉजिटिविस्ट या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बोलेगा कि वेरीफाई करो, गॉड एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते तो फिर ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? वो पॉजिटिविज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म को आप समझे होंगे। ठीक है, तो चलो ये तो हमने समझ लिया। इसका एक क्लियर कट हम डिफरेंस लिखते हैं फटाफट यहाँ पर। ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। ये आप चाहो तो अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नियो पॉजिटिविज्म या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इट फोकसेस ऑन साइंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक। एंड यहाँ पर आप पहला पॉइंट जो आप अपने नोट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो है इट फोकस ऑन साइंस प्लस लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यहाँ से है कि जो आप बोल रहे हो क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग हो गया। नंबर टू, पॉजिटिविस्ट के लिए नॉलेज वो है ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, यानी जो आप ऑब्जर्व कर सको। ठीक है। और न्यू पॉजिटिविस्ट के लिए नॉलेज है वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, कि जब तक आप उसे प्रूफ नहीं करोगे तब तक हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा, इसको हम बोलते हैं कॉम्टेज अप्रोच, क्योंकि इसके फाउंडर कौन थे? ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है। और इसको फाउंड करा था वीनस सर्कल के मेंबर्स ने, जिसमें एक बहुत फेमस नाम है मैक्स वेबर का। ठीक। अच्छा, एक एग्जांपल लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं उसको, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट सेज कि सोसाइटी मस्ट बी स्टडीड लाइक साइंस, कि सोसाइटी को साइंस की तरह पढ़ो। और लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या कहता है कि लैंग्वेज हो या फिर जो भी चीज आपके सामने रखी गई है, जो भी लॉजिक आपके सामने रखा गया है, उसको तर्क के साथ उसको लॉजिकली एनालाइज करो। ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर शुड बी लॉजिकली एनालाइज्ड। ठीक है। तो ये है सिंपल मीनिंग जो आप इसको समझ सकते हैं पॉजिटिविज्म का एंड नियो पॉजिटिविज्म का। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आई होप पॉजिटिविज्म क्या है और न्यू पॉजिटिविज्म क्या है आप समझ गए होंगे। तो अब आप ये समझ सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि साइंस, पॉलिटिकल साइंस को डेवलप किया था चैंपियंस ऑफ पॉजिटिविज्म ने। यानी पॉजिटिविज्म क्या? साइंस, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन के ऊपर नॉलेज पर यकीन रखने वाले ग्रुप ने। ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस कहां से आया? पॉजिटिविज्म से। और पॉजिटिविस्ट थिंकर्स के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को डेवलप करा गया, जहां पर फोकस किया जाता था साइंस एंड ऑब्जर्वेशन पर। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल फिलोसफी। भाई अभी तक तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी समझी थी और
पॉलिटिकल साइंस समझा था। अब एक नई चीज आ रही है पॉलिटिकल फिलोसफी। देखो बेटा, ये ब्रांच ऑफ लर्निंग है, मतलब ये बहुत सिंपल है, जहां पर आप बिग मॉरल क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, यानी विच प्राइमरी कंसर्न विद मॉरल्स एंड सब्सटेंटिव डायमेंशंस। अच्छा, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो इजीली? हर वो चीज जो मॉरली आपको समझनी चाहिए, है ना? जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करता है? बिग मॉरल क्वेश्चंस को आंसर करता है। एग्जांपल, जस्टिस क्या है? ठीक है ना? व्हाट इज जस्टिस? आप कैसे डिफाइन करोगे न्याय क्या है? या फिर इक्वालिटी, क्या है इक्वालिटी? या फिर क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जस्टिस के? एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए? तो ये जो जितने बड़े-बड़े मॉरल क्वेश्चंस हैं, इनको डील करता है फिलॉसफी। यानी फिलॉसफी जो है हमें मॉरल्स की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है, आइडियाज की बात करता है। ठीक है? तो फिलॉसफी हमें क्या बताती है कि फिलॉसफी हमें बताती है कि हमारे मॉरल्स कैसे होने चाहिए, यानी एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है? तो वो सारे फैक्टर्स हो, जितनी भी फिलॉसफी, वैल्यू लेडन स्टेटमेंट्स है, उसको डील करता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब एक यहाँ पर आप एक की नोट बनाएंगे और इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करेंगे कहीं पर। ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी पॉलिटिकल थ्योरी है ना बेटा, वो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की एज वेल एज पॉलिटिकल फिलॉसफी की। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उस पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलॉसफी आती है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी एक बड़ा दायरा रखती है। पॉलिटिकल साइंस एक हिस्सा है पॉलिटिकल थ्योरी का, लेकिन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज फिलॉसफी दोनों को समझना चाहिए। पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें क्या देती है? मॉरल्स, है ना? और पॉलिटिकल साइंस क्या देती है हमें? फैक्ट्स, डाटा। और पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? मॉरल्स और वैल्यूज ने जो चीजें दी, उसको डाटा और फैक्ट से एनालाइज करती है, यानी समझती है, प्लस प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करती है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करती है। ठीक है? इसको मैं और क्लियरली आपको अभी समझाती हूँ, यहाँ पर लिख दूंगी मैं ताकि आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सको। ठीक है? स्कोप पर बाद में आएंगे, पहले आप इसको बहुत क्लियरली सिर्फ एक सिंपल सी यहाँ पर एक चीज लिख लो कि पॉलिटिकल, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको पूरी तरह लिख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद जो तीसरी टर्म आती है वो आती है लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म को नियो पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। मैंने अभी अभी हमने ये चीज को समझा है पिछली स्लाइड्स में। ठीक है ना? देखिए, यही वो डिफरेंस है, पॉजिटिविज्म एंड देन नियो पॉजिटिविज्म या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म। तो इस डिफरेंस को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि पॉजिटिविज्म और नियो पॉजिटिविज्म ये बहुत कॉमन टर्म्स है, बार बार पॉलिटिकल थ्योरी में यूज होने वाली टर्म्स है, इसलिए मैंने आपको इसको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया है। क्योंकि बेटा, पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन ही हुआ था पॉजिटिविज्म से, और अगर पॉजिटिविज्म नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? एम आई क्लियर? तो पॉजिटिविज्म क्या होता है एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है, प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है एंड पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। आई होप ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको अब तक क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज योर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी का दायरा क्या है? व्हाट इज द स्कोप? देखो, जैसे मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसमें पॉलिटिकल साइंस आता है प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों आता है। तो आप इजीली समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप तो काफी ज्यादा है ना? तो देखो, इसको समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी स्कोप इज वेरी वाइड। इट इज नॉट लिमिटेड टू गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सरकार और उनकी पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हर उस एस्पेक्ट को कवर करती है जहां पर अथॉरिटी या फिर जस्टिस इन्वॉल्व हो, यानी हर वो स्फेयर जहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए यानी पब्लिक के लिए क्या कर रही है, पावर को कैसे हैंडल कर रही है, लोगों को न्याय कैसे दे रही है, हर वो चीज जो भी पब्लिक से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी और जस्टिस, वो सब पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। अब चाहे वो जस्टिस, अब जस्टिस डिलीवर करने का काम कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है? जुडिशरी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है, राइट? मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। ठीक है? ये सभी चीजें जो भी पब्लिक की लाइफ से डील करती हैं इन टर्म्स ऑफ पावर और जस्टिस, वो सब बेटा पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। ठीक है? अच्छा, क्या क्या है मेन एरियाज? जैसे भी बताया, पावर एंड अथॉरिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट स्टडीज, आइडियोलॉजीज यानी आइडियाज, सिद्धांत। ठीक है? जैसे कि जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, ये सब। और पॉलिटिकल बिहेवियर भी। पॉलिटिकल बिहेवियर यानी लोगों का बिहेवियर पर्टिकुलर सरकार की तरफ या अपने देश की सरकार या फिर उसकी पॉलिटिक्स
में लोगों का कैसा बिहेवियर है, वो भी पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट है, ठीक है, एक स्कोप है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट, ठीक है, जैसे कि जुडिशियरी, है ना, हमारे कोर्ट्स, ये सभी इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर वो इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से डील करता है, वो सभी इंस्टीट्यूशंस लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर, लोगों की आइडियोलॉजी, स्टेट और उनकी गवर्नमेंट के बारे में स्टडीज, पावर एंड अथॉरिटी, ये सभी एरियाज किसके हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के। तो स्कोप जो है बेटा वो पॉलिटिकल थ्योरी का काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है। अब स्कोप की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आता है एंड्रयू हैकर का, ठीक है। एंड्रयू हैकर के अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप को बेटा 3 मेन एस्पेक्ट्स में कवर करा, ठीक है। उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्कोप है वो डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटिव है और इवैल्यूएटिव है। यानी पॉलिटिकल थ्योरी डिस्क्राइब करने का काम करती है। क्या डिस्क्राइब करती है? कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह काम करेगा। तो पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? कि पॉलिटिकल सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा। दूसरा, कि अगर कोई पॉलिटिकल फिनोमिना हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है ना? किस तरह से एक पॉलिटिकल फिनोमिना जन्म ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो इलेक्शन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, या फिर वहां पर वन पार्टी डोमिनेंस है, या फिर लोगों के पास चॉइस है या नहीं है, कैसी आइडियोलॉजी वहां फॉलो की जाती है। तो कोई भी पॉलिटिकल फिनोमिना अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने का काम पॉलिटिकल थ्योरी करेगी। तीसरा, जो चीज हुई है क्या वो रियल लाइफ में लोगों के लिए सही है या नहीं, उसको इवैल्यूएट करने का काम भी पॉलिटिकल थ्योरी का है। तो एंड्रयू हैकर के अकॉर्डिंग ही इज द पर्सन हु गेव दिस एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन स्कोप। तो उन्होंने डिस्क्राइब करा कि 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पर हम स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटिव एंड इवैल्यूएटिव। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अगर हमें ओवरऑल पॉलिटिकल थ्योरी का हम स्कोप समझे, तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या-क्या आता है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर आइडियाज़ को इवैल्यूएट करना, सोसाइटी को एक राइट डायरेक्शन देना, यानी कि कौन-सा आइडिया सही है, कौन-सा आइडिया नहीं है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल कि अगर यूएसए में कैपिटलिज्म है, वी ऑल नो दिस, है ना? यूएसए में अगर कैपिटलिज्म है, और अगर बेटा ये टर्म्स नहीं भी क्लियर तो अभी आगे क्लियर हो जाएंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, एंड चाइना में कैपिटलिज्म नहीं है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप है कि ऐसा क्यों है, इसको इवैल्यूएट करो या फिर इसको एनालाइज करो, ठीक है। या फिर डेमोक्रेसी हर देश में फिट क्यों नहीं हो रही, इसको एनालाइज करो। तो सरकारों को कंपेयर करना, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करना, ठीक है। हर वो चीज जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लाइफ या पब्लिक की लाइफ से रिलेट करती है, वो सभी कुछ आता है पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, तो आई होप स्कोप अभी तक क्लियर हो गया होगा कि स्कोप क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे पावर एंड अथॉरिटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट स्टडीज, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल बिहेवियर एक्सेट्रा, ठीक। एंड्रयू हैकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने 3 मेन एस्पेक्ट्स दिए थे पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप के। अब आगे बढ़ते हैं, नेचर कैसा है पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी बहुत क्लियरली मेंशन है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो है नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। अच्छा, नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अगर आप ये टर्म पहली-पहली बार सुन रहे हो, तो यू विल गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज़ पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर ही है नॉर्मेटिव, और हो सकता है ये चीज़ आपको बार-बार पढ़नी पड़े, बार-बार ये वर्ड सुनने को मिले। तो मैं यही समझा देती हूँ आपको कि नॉर्मेटिव का मतलब होता है, जो मतलब नॉर्मेटिव आपको वो एस्पेक्ट एक्सप्लेन करता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। नॉर्मेटिव आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि सोसाइटी में राइट और रॉन्ग क्या है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मतलब आप इसको एक डिस्क्रिप्टिव चीज समझ लो, डिस्क्राइब करता है बेसिकली, है ना। डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए, क्या सही चीज होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड है क्या इविल है एक सोसाइटी के लिए, ठीक है। हमारी वैल्यूज किस तरह से कंसर्न्ड है, हमारे आइडियाज कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं एक सोसाइटी में, है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, नॉर्मेटिव है, यानी हमें एक्सप्लेन करती है कि एक आइडिया स्टेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, राइट्स कैसे होने चाहिए, एक्सेट्रा। एंड इट नॉट ओनली डिस्क्राइब पॉलिटिक्स बट ऑल्सो सजेस्ट व्हाट पॉलिटिक्स ऑट टू बी, है ना। कि पॉलिटिक्स जो है वो अगर आइडियली देखी जाए तो किस तरह की होनी चाहिए वो भी डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जॉन रॉल्स फोकस्ड ऑन जस्टिस एज फेयरनेस। अब जॉन रॉल्स के लिए जस्टिस का मतलब था फेयरनेस,
इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स एंड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहां पर वो बताते हैं कि जस्टिस का मतलब सिर्फ बराबरी नहीं होता, बल्कि फेयरनेस होता है ना। फेयरनेस यानी हर इंसान को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसको खैर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आपको सिर्फ नेचर समझना है। तो नेचर जो है सबसे पहला है नॉर्मेटिव, यानी सही और गलत क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस वो बताता है। प्रिस्क्राइब करता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे आइडियाज किस तरह के होने चाहिए, तो प्रिस्क्राइब करने का काम करता है। दूसरा नेचर है एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एनालाइज करता है। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब जैसे कॉन्सेप्ट ले लो डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, इंडिया में क्यों काम कर रही है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में तो चल रही है लेकिन अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आ पाई? या फिर पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता तो है लेकिन उनकी डेमोक्रेटिक सरकार जो है आज तक भी प्रॉपरली बनी नहीं, क्योंकि मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये सारी चीजों को एनालाइज करता है। कॉन्सेप्चुअल है, यानी कॉन्सेप्ट्स देता है आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि पावर कैसा होना चाहिए, अथॉरिटी के क्या मायने हैं, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का भी मतलब होता है बेसिकली, अगर आपको नहीं मालूम है इस वर्ड सोवरेनिटी का मतलब, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हर देश अपने लिए कानून बनाने के लिए एकदम फ्री हो, किसी के दबाव में नहीं। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो सॉवरन का मतलब होता है कि इंडिया अपने लिए कानून बना सकता है और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में बाहर का कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, अपने लिए फैसले खुद ले सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल थ्योरी। आगे आ जाओ, फिलोसॉफिकल नेचर का है। अब मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड्स में भी कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी से मिलकर बनी है। तो जाहिर सी बात है नेचर में फिलोसफी भी आएगी। फिलोसफिकल नेचर का मतलब होता है कि फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता है। फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता है जैसे कि स्टेट कैसा होना चाहिए, या फिर एक देश में सरकार कैसी होनी चाहिए, या फिर एक ह्यूमन का नेचर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो एंड एरिस्टोटल एक्सप्लोर्ड आइडियल स्टेट्स, पॉलिटिकल एथिक्स एटसेट्रा। तो बेसिकली मॉरल क्वेश्चंस के ऊपर बात करता है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट, इम्पेरिकल एंड साइंटिफिक एलिमेंट्स। अब इम्पेरिकल का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। इम्पेरिकल का मतलब होता है साइंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड स्टडी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी कैसी है, साइंटिफिक यानी इम्पेरिकल। देखो, नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल ये दो वर्ड अक्सर साथ साथ आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ऑपोजिट है। नॉर्मेटिव मतलब होता है डिस्क्रिप्शन देना, एक्सप्लेन करना क्या सही है क्या गलत, और इम्पेरिकल का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक, तो पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक नॉलेज भी है, यानी वो इम्पेरिकल भी है एज वेल एज वो नॉर्मेटिव भी है। ठीक, नेक्स्ट है डायनामिक एंड इवॉल्विंग। पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी स्टैटिक नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना। हमें लगता था कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट कहीं कहीं पर उसमें लूप होल्स भी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी स्टैटिक नहीं है साइंस की तरह। जैसे साइंस में अगर एक लॉ है तो वो है, दैट इज देयर एंड दैट इज प्रूवन। बट पॉलिटिकल साइंस में जहां पर सरकारों की बात है, ह्यूमन नेचर की बात है, तो वो चेंज भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस डायनामिक है, स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है। टाइम के साथ साथ चेंज होता है, सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी पॉलिटिक्स इवॉल्व होती आई है। तो दैट इज वाई पॉलिटिकल थ्योरी कैसी है, डायनामिक है एंड इवॉल्विंग है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, यानी क्या कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी, यानी देश की जो इकोनॉमिक्स है वो भी इन्वॉल्व होगी। यानी हमने सबसे पहले समझा था ना कि पब्लिक से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को पॉलिटिकल थ्योरी डील करती है। अब चाहे वो इकोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो या फिर फिलोसफी हो। तो इंटरडिसिप्लिनरी यानी किसी एक डिसिप्लिन पर बेस्ड नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं, जो जो भी पब्लिक स्फेयर को या ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करेगा, वो सभी डिसिप्लिन पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी है। उसके बाद क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि अब फॉर एग्जांपल किसी ने कोई जजमेंट दिया, कोई स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे थिंकर्स ऐसे भी होंगे जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे और उसको क्रिटिसाइज करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी क्रिटिकल है ना, एग्जामिन कर सकते हैं। एंड रिफ्लेक्टिव है, यानी अगर डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है तो वो यूएसए में कैसे चल रहा है, हम उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कौन से आइडियोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस, उनको क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप आपको नेचर, स्कोप और मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उसके बाद हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की डिबेट पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स।
अगेन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल। ये कुछ टर्म्स थी जो हो सकता है काफी लोगों ने पहली पहली बार सुनी हो, जो मे बी पॉलिटिकल साइंस में नए। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और बार बार इस चीज का जिक्र होगा, वो है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म, इसको हिंदी में हम व्यवहारवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बिहेवियरलिज्म? मैं आपको इसलिए ये टर्म पहले समझा रही हूँ क्योंकि जब हम डिबेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जाएंगे जहां पर हम डिबेट्स को पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो वहां पर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे? पहले आप इस वर्ड को समझो, फिर मैं आगे समझाऊंगी कि इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो अब बिहेवियरलिज्म क्या होता है? देखो, बिहेवियरलिज्म ना, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है बिहेवियर, तो ये फोकस करता है ह्यूमन के बिहेवियर में, लेकिन कहां पर? से केवल और केवल पॉलिटिक्स में। तो बिहेवियरलिज्म focuses on behavior of human in politics। ठीक है, बिहेवियरलिज्म किस पर फोकस करता है? ह्यूमन के बिहेवियर पर, कहा? इन पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद जो बिहेवियरलिज्म है, ये किस पर बेस्ड है? इंपेरिकल डाटा पर, यानी कि इंपेरिकल नॉलेज पर, यानी डाटा, साइंस बेस्ड नॉलेज पर। अब आप ये सोच रहे होगे ना कि ह्यूमन बिहेवियर है, तो वो डाटा और साइंस पर कैसे रिलेटेड है? मतलब कैसे डिपेंड कर रहा है? अब हम कैसे कह रहे हैं कि बिहेवियरलिज्म जो है वो एम्पिरिकल है? देखो, जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी ना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि जहां बिहेवियरलिज्म की बात है, आपको पता होना चाहिए एम्पेरिकल नॉलेज की बात हो रही है। एम्पेरिकल मतलब साइंटिफिक मेथड्स की। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, ये वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी कि आप देखो, ह्यूमन नेचर पढ़ रहे हैं, अब ह्यूमन नेचर तो न्यूट्रल हो नहीं सकता ना, वो कहीं ना कहीं बायस होगा। लेकिन बिहेवियरलिज्म कहता है कि आप ह्यूमन नेचर को इस तरह से पढ़ो, साइंटिफिक नॉलेज और डाटा के थ्रू पढ़ो, जहां पर वैल्यू न्यूट्रलिज्म हो, जहां पर बायसनेस ना हो। ठीक है, और ये फोकस करता है क्वांटिफिकेशन पर, क्वांटिफिकेशन पर, यानी डाटा पर। ठीक है, अच्छा, अब इसका अगर आप एग्जांपल समझो, तो देखो, बिहेवियरलिज्म क्या करेगा? फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्शंस का, इलेक्शंस का या फिर कह लो वोटिंग बिहेवियर का, कि लोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर क्यों वोट करते हैं या क्यों सपोर्ट करते हैं, है ना? तो वोटिंग बिहेवियर। तो अब एक बिहेवियरलिस्ट क्या बोलेगा कि अगर आपको लोगों का वोटिंग बिहेवियर या फिर इलेक्शन में लोगों का बिहेवियर कैसा है, अगर आपको ये पता करना है ना, तो आप इलेक्शन डाटा कलेक्ट करो, इलेक्शन डाटा कलेक्शन, ये करो। ठीक है, और एक वैल्यू न्यूट्रल स्टडी करो पॉलिटिक्स की। क्या करो? वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू न्यूट्रल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो बिहेवियरलिज्म जो ये टर्म है ना, जो ये वाला एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपको आगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, यानी व्यवहारवाद। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोकस करता है ह्यूमन के बिहेवियर में इन पॉलिटिक्स। दूसरा, कि ये इंपेरिकल डाटा पे बेस्ड है, यानी बिहेवियरलिज्म किस पर बेस्ड है? साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड है। आफ्टर दैट, ये वैल्यू न्यूट्रल है। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब है कि ये एक किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रखता, वैल्यू वाइज यानी आइडियोलॉजी वाइज न्यूट्रल है। क्वांटिफिकेशन और डाटा हैवी है, डाटा पर ज्यादा विश्वास रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर लोगों का वोटिंग बिहेवियर पढ़ना है, तो एक बिहेवियरिस्ट बोलेगा कि भाई, अगर लोगों का वोटिंग बिहेवियर जानना है तो इलेक्शन का डाटा कलेक्ट करो, और फिर देखो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी पे वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लोग एक पार्टी को वोट कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि लोग इस पर्टिकुलर पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या इसके काम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गया बिहेवियरलिज्म। अब कुछ सालों बाद एक और नई चीज आई, ठीक है, जिसको बोला जाता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये भी है बिहेवियरलिज्म। ठीक है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद।
अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बाद आया 1960s के अराउंड। ठीक है? और इन्होंने बोला कि सिर्फ डाटा और साइंस काफ़ी नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप समझने चलो, तो खाली डाटा और साइंस से काम नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट इनका क्या हुआ कि डाटा एंड साइंस आर नॉट इनफ, कि सिर्फ ये 2 चीज़ काफ़ी नहीं है अब हमें ह्यूमन के बिहेवियर को पॉलिटिक्स में समझने के लिए। ठीक है? पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ये इनका पॉइंट था। सो इनके अकॉर्डिंग सिर्फ डाटा और साइंस इनफ नहीं है। हालाँकि पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ने ये भी नहीं कहा कि डाटा और साइंस बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। इनका मानना था कि डाटा और साइंस यानी फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस होना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकल बिहेवियर समझना है लोगों का, तो सिर्फ फैक्ट्स और साइंस और डाटा से काम नहीं चलेगा। ठीक है? आपको पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट और एक्शन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक्शन ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। ठीक है? एंड अब बिहेवियरलिस्ट ने क्या बोला था कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिटिक्स है, वो वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। ये बोलते हैं कि वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, यानी धारणाएँ, जो भी आपकी विचारधारा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अ, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि स्टेइंग न्यूट्रल इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो, तो आपको वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको वैल्यूज़ को भी समझना पड़ेगा, लोगों की विचारधारा किस तरह की है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ साइंस और डाटा पे बेस्ड आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं स्टडी कर सकते। हालाँकि पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रह कर के जजमेंट्स बनाना भी ज़रूरी है, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ये भी कहते थे। और उन्होंने बोला कि सिर्फ साइंस पर डिपेंड ना रह करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो एक ये आप समझ सकते हो। अब जैसे हमने बिहेवियरलिज्म के लिए क्या किया था, हमने एग्ज़ाम्पल लिया था वोटिंग बिहेवियर का, है ना? तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है? बिहेवियरलिस्ट बोलते हैं कि कलेक्ट वोटिंग डाटा, ठीक है? टू अंडरस्टैंड वोटिंग बिहेवियर, कि भाई अगर आपको लोगों के वोटिंग बिहेवियर को समझना है, तो वोटिंग का डाटा यानी इलेक्शन का डाटा कलेक्ट करो। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट क्या कहेगा उस केस में? पोस्ट बिहेवियरलिस्ट कहेगा कि वोटिंग इनइक्वालिटी जो हुई है ना, उसको रिड्यूस करो और सॉल्यूशन दो कि वोटिंग अगर एक पैटर्न की हुई है और उसमें कोई कमी है तो वो क्यों है? यानी कि ये बोलेंगे रिड्यूस वोटिंग इनइक्वालिटी एंड गिव सॉल्यूशंस। तो इनका मेन मकसद होता है पॉलिटिक्स इम्प्रूव करना। ठीक है? तो आप आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि बिहेवियरलिस्ट बहुत ज़्यादा साइंस और फैक्ट्स ड्रिवन स्टडी बताते थे पॉलिटिकल साइंस की। वो बोलते थे कि अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो कंप्लीटली साइंटिफिक नॉलेज पर शिफ्ट हो जाओ। है ना? लोगों को समझना है, पैटर्न को समझना है तो डाटा कलेक्ट करो, ग्राफ्स, टेबल्स बनाओ, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप एक एनालिसिस कर पाओगे। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट बोलते हैं कि वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, एक्शन ओरिएंट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाटा कलेक्ट करके एक थ्योरी दे देने से काम नहीं चलेगा। आपको उसमें इम्प्रूवमेंट भी लानी पड़ेगी, पॉलिटिक्स को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। तो अगर आप वोटिंग बिहेवियर हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया था कि अगर आप वोटिंग बिहेवियर समझने के लिए वोटिंग डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उस डाटा से आपने ये नतीजा निकाला कि वोटिंग में इनइक्वालिटी है, चाहे वो स्टेट वाइज इनइक्वालिटी हो या जेंडर वाइज इनइक्वालिटी हो, तो पोस्ट बिहेवियरिस्ट कहेगा कि उस वोटिंग बिहेवियर में इनइक्वालिटी क्यों है, उसका सोल्यूशन दो। आपने ये तो निकाल लिया डाटा कलेक्ट करके कि भाई हर स्टेट में अलग-अलग तरह की अलग-अलग वोटिंग हुई है, इनइक्वालिटी है। पोस्ट बिहेवियरिस्ट बोलेगा कि सोल्यूशन दो, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए। ठीक है? तो इतना फ़र्क होता है सिर्फ बिहेवियरलिस्ट और पोस्ट बिहेवियरलिस्ट थिंकर्स में। आई होप आपको बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म समझ में आया होगा। ठीक है? अब हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा डिबेट ऑन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और यहाँ पर ही आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जो कि है थिंकर्स। कौन से थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है इस डिबेट को डेवलप करने में, वो हम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में आ ही रहा होगा राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर बहस, ठीक है? डिक्लाइन पर। अब
ऐसा क्या हुआ कि लोगों को या थिंकर्स को लगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना इररिलेवेंट सी हो गई है। यानी अब ये स्टेराइल हो गई है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि अभी डिक्लाइन हो रही है, इसका कोई वैल्यू नहीं बचा या हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं बची पॉलिटिकल थ्योरी की। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, बैकग्राउंड समझते हैं। मिड 20th सेंचुरी में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये डिबेट स्टार्ट हुई, ठीक है? एंड हाँ, मिड 20th सेंचुरी के बाद ये डिबेट स्टार्ट हुई एंड जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये आर्गुमेंट करा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अपनी रेलेवेंस, क्रिएटिविटी और नॉर्मेटिव कैरेक्टर जो है वो लूज कर रही है। कैसे नॉर्मेटिव? मैंने आपको बताया था, नॉर्मेटिव मतलब बेटा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी क्या सही है, क्या गलत है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको हम नॉर्मेटिव कहते हैं। एंड पॉलिटिकल थ्योरी में जो स्कॉलर्स हैं, उनका मानना ये था कि अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इर्रेलेवेंट हो गई है, ठीक है? इसकी ज़्यादा यूज़ है नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी स्टैग्नेंट हो गई है, इसने अपनी क्रिएटिविटी लूज़ कर दी है और अब इसका कोई इतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो अब इस चीज़ के चलते एक बहस उठी, जहाँ पर इस चीज़ को बोला गया, कुछ थिंकर्स थे जो सीधा-सीधा बोलते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है और पॉलिटिकल थ्योरी खत्म हो चुकी है, ठीक है? एंड कुछ थिंकर्स थे जो कहते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी डिक्लाइन नहीं हो सकती क्योंकि हम वैल्यूज़, आइडियाज़ को जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? तो अच्छा, अब मेन आर्गुमेंट्स कि व्हाई पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन्ड, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुआ, है ना? क्या रीज़न थे? क्या मेन आर्गुमेंट्स थे? देखो, सबसे पहले आता है रीज़न राइज़ ऑफ बिहेवियरलिज़्म। देखो, यहाँ पर जो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन है, उसका सबसे एक जो मेन बड़ा आर्गुमेंट दिया गया वो ये कि बिहेवियरलिज़्म पे इंक्रीज़ होना, यानी बिहेवियरलिज़्म, साइंटिफिक नॉलेज पर फोकस होना। साइंटिफिक नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान होने की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि सारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? एम्पिरिकल स्टडी करो, डाटा कलेक्ट करो। ये जो क्रेज़ था ना साइंस के लिए एक दौर में, उस क्रेज़ ने पॉलिटिकल थ्योरी की वैल्यू को कहीं न कहीं कम कर दिया था। ठीक है? तो जो ये एकदम से सडन शिफ्ट हुआ है एम्पिरिकल स्टडीज़ के ऊपर, साइंस के ऊपर, वैल्यू फ्री स्टडी कि कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए और सिर्फ़ डाटा और फैक्ट्स पर जो चीज़ प्रूव होंगी हम उसे ही कंसिडर करेंगे। ठीक है? अब उनका मानना ये था कि भई पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? भई पॉलिटिकल थ्योरी तो नॉर्मेटिव है यानी वैल्यूज़ और एथिक्स क्या सही है, क्या गलत है वो हमें बताती है। ठीक है? तो आप बोलते हैं कि एक टाइम के बाद पॉलिटिकल थ्योरी का जो नॉर्मेटिव रोल है ना, सही गलत बताने का रोल, वो भी कहीं-कहीं खत्म होता जा रहा था और लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया। ठीक है? अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि दूसरा रीज़न जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों डिक्लाइन हुई, वो है ओवर स्पेशलाइज़ेशन। ओवर स्पेशलाइज़ेशन मतलब क्या? कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये अलग-अलग फील्ड में डिवाइड हो रही है। इसमें फिलॉसफी भी है, इसमें आप साइंस भी पढ़ रहे हो, इसमें आप डाटा भी लेकर के आ रहे हो, फिर इसमें आप वैल्यूज़ को भी पढ़ रहे हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी का अपना एक होलिस्टिक एरिया नहीं है स्टडी का। इसमें आप सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हो, इसमें आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, इसमें आप फिलॉसफी भी लेकर के आ रहे हो, मतलब आप तो पब्लिक से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हो। तो ये जो है ना बहुत ही टूटे-फूटे भागों में फ्रैगमेंट हो चुका है ना? और पॉलिटिकल थ्योरी ने अपने एक होलिस्टिक और एक फिलॉसफिकल कैरेक्टर जो है वो लूज़ कर दिया है। तो भाई दूसरा रीज़न ये बताया गया इस डिबेट का, मतलब डिबेट का क्या, पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन होने का। ठीक है? तीसरा रीज़न हिस्टोरिसिज्म एंड आइडियोलॉजी डिक्लाइन। अब देखो, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम से डेवलप होती आ रही है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा फोकस रहा है हिस्टोरिकल थिंकिंग के ऊपर। ठीक है? अब जो नए स्कॉलर्स थे उनका मानना ये था कि पॉलिटिकल थ्योरी में नई थ्योरीज़ का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है। आप पुरानी हिस्टोरिकल थ्योरीज़ को ही पढ़े जा रहे हो, उनके ऊपर ही अपनी टिप्पणी करे जा रहे हो। कोई क्रिएटिविटी ही नहीं बची है पॉलिटिकल थ्योरी में। यानी कि आइडिया वाइज़, आइडियोलॉजिकली जो है पॉलिटिकल थ्योरी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है। नए आइडियाज़ आने बंद हो गए। हम सिर्फ़ वही एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्स की थ्योरीज़ को पढ़ते जा रहे हैं। है ना? जो नए थिंकर्स हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनके अपने आइडियाज़ लॉस हो रहे हैं, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये 3 रीज़न्स बताए गए पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के लिए। एम आई क्लियर? तो मेन आर्गुमेंट्स क्या थे? क्यों पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हुई? सबसे पहले बिहेवियरलिज्म का राइज़। बिहेवियरलिज्म मतलब आई होप आपको समझ में आया था प्रीवियस स्लाइड में, साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल नॉलेज, जहाँ पर आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं लेकिन साइंस और एम्पिरिकल नॉलेज पे बेस्ड। ठीक है? उसके बाद ओवर स्पेशलाइज़ेशन यानी हर फील्ड में घुस जाना, है ना? कि भई पॉलिटिकल थ्योरी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी भी इम्पैक्ट हो रही है, फिलॉसफी भी इम्पैक्ट हो रही है, राइट? एंड देन हिस्टोरिसिज्म एंड आइडियोलॉजी डिक्लाइन। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मूविंग ऑन, हम अब कुछ की थिंकर्स को समझते हैं और उनकी उनके व्यूज़ को समझते हैं। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट नाम
जो आपके लिए इस डिबेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो है डेविड ईस्टन का। ठीक है? डेविड ईस्टन की कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्क्स भी थे जो मैं आपको लिखवाऊँगी, आप अलग से उसके नोट्स बनाना, ठीक है? वो इस नोट्स में ऐड नहीं है, बट आई वुड लाइक यू ऑल टू ऐड ऑल दोज़ थिंग्स दैट आई एम गिविंग यू सेपरेटली इन योर नोट्स, ठीक है? उसको ऐड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट नाम इस डिबेट में अगर कोई आता है तो वो डेविड ईस्टन का आता है, ठीक है? इन्होंने आर्ग्यू करा था सबसे पहले कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इर्रेलेवेंट हो गई है और स्टेराइल हो गई है, ठीक है? यानी कि अब ये धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं बचा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो डेविड ईस्टन ने एक टाइम पर ये कह दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी अब टोटली इररेलेवेंट है। और उन्होंने इसको क्यों क्रिटिसाइज करा? उन्होंने इसे क्रिटिसाइज करा ये कह करके कि ये हाइपर हिस्टोरिकल है। आप सिर्फ पास्ट थिंकर्स को ही बार-बार पढ़ते जा रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि प्लेटो और एरिस्टोटल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर रहा। तो पुराने हिस्टोरियंस को, पुराने स्कॉलर्स को ही पढ़ते रहना और कोई क्रिएटिविटी ना होना, इससे तो एक स्टेराइलिटी आ गई, है ना? आपने रेलेवेंस ही लूज़ कर दिया। दूसरा क्या कि पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक रिगर नहीं रखता, एम्पिरिकल टेस्टिंग नहीं रखता, बहुत ज़्यादा फिलॉसॉफिकल है, बहुत ज़्यादा टिप्पणियों पर और आइडियाज़ पर बेस्ड ये एक सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही इर्रेलेवेंट सा है। हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, है ना? हम ये नहीं बता सकते कि भाई कैपिटलिज्म में अगर एक स्टेट में, एक कंट्री में कैपिटलिज्म चल रहा है, तो वो दूसरे स्टेट में क्यों लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? कोई साइंटिफिक टेस्टिंग ही नहीं है। तो इन 2 ग्राउंड्स पर बेसिकली डेविड ईस्टन ने ये बोल दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसका पतन हो चुका है और ये डिक्लाइन हो चुकी है। ठीक, और इन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट बनाने के लिए उसमें जितना हो सके साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच अपनाई जाए। मैं आपको फिर से बता दूं, अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है दो टर्म्स, पहली बिहेवियरल एंड दूसरी पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म के चैंपियंस ने ही डेवलप करी थी पॉलिटिकल साइंस, इसलिए ये टर्म्स बार बार आती हैं और इसलिए मैंने आपको पहले ही इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आप अब कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डिबेट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक, दूसरा नाम आता है हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंस रखता है, वो है एल्फ्रेड कॉबिन का। एल्फ्रेड कॉबिन, इन्होंने तो ये टोटली मतलब डिक्लेयर कर दिया था, इन्होंने तो इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी अब डिक्लाइन हो चुकी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हिच थिंकर डिक्लेयर्ड द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो आप एल्फ्रेड कॉबन के ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लिसिटली इसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी अब डिक्लाइन हो चुकी है। इन्होंने ये आर्ग्यू करा कि कोई ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडियाज ही नहीं आ रहे। वही जैसे सेम डेविड ईस्टन ने कहा था कि हिस्टोरिकली हम बस पढ़ते जा रहे हैं, हिस्टोरिकल थिंकर्स को हम पढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास कोई नए आइडियाज नहीं है। सिमिलरली इन्होंने भी यही बोला कि नो ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडियाज, किसी के पास ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडियाज है ही नहीं। ठीक है, और एक ये सिर्फ मेयर हिस्टोरिकल कमेंट्री बनकर रह गई है। अब वही पास्ट थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, उनके आइडियाज को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्रिएटिविटी खो चुकी है और कोई इनोवेशन नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी में, इसलिए ये डेड हो चुका है। उसके बाद सिमोर मार्टिन लिपसेट, ठीक है, इन्होंने बोला कि अब आइडियोलॉजिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कैसे? देखो, ये जितने भी थिंकर्स थे ना, आप एक चीज समझेंगे कि इनके आइडियाज वेस्टर्न कंट्रीज पर बेस्ड थे। ठीक है, इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कभी इतने अ, अच्छे से समझा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इनके जो आइडियाज थे वो सारे वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड थे और वहां पर यूएसए में तो डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तो उनका मानना ये था कि जब हम ऑलरेडी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ चुके हैं, जब सही गलत में हम ऑलरेडी सही पर आ चुके हैं और हमें पता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर अब कॉन्फ्लिक्ट की बात ही कहाँ रह जाती है? और अब इन आइडियोलॉजीज का क्या फायदा है ना? तो इसीलिए उनका जो फेमस आइडिया रहा वो रहा एंड ऑफ आइडियोलॉजी, कि अब हमें किसी भी नई विचारधारा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हम वहां तक आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फोकस नहीं किया, वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को या स्पेशली यूएसए को ध्यान में रख करके अपनी थ्योरीज दे रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि लिबरल डेमोक्रेसीज जो है वो काफी स्टेबल है ना? लिबरल डेमोक्रेसीज आर वेरी मच स्टेबल। और इन्होंने बोला कि हमें ग्रैंड पॉलिटिकल थ्योरीज की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि फोकस जो है शिफ्ट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, जहां पर आप सोल्यूशंस दे पाओ, आप इंपेरिकल रिसर्च यानी भाई साइंटिफिक रिसर्च कर पाओ, है ना? इन सारी चीजों की हमें ज्यादा जरूरत है। तो ये सारे जो नाम है ना, डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कॉबन, सेमर मार्टिन लिपसेट, इनके नाम आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैं आपको अभी लिखवाऊंगी और आप इनको अपने नोट्स में भी ऐड ऑन करेंगे। पर उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स को समझ लेते हैं जिन्होंने क्रॉस आर्ग्यूमेंट दी, और उनका नाम है दांते जर्मेनो। ठीक है, दांते जर्मेनो ने रिजेक्ट किया डिक्लाइन को। इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन नहीं हुई है और ना ही डिक्लाइन हो सकती है। तो जो आर्ग्यूमेंट हमें एल्फ्रेड कॉबिन या फिर डेविड ईस्टन ने दिया, उसको अपोज किया दांते जर्मेनो ने।
इन्होंने आर्ग्यू किया कि पॉलिटिकल थ्योरी इटर्नल है, इसका डिक्लाइन नहीं हो सकता और आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बड़े-बड़े ह्यूमन क्वेश्चंस हैं, जो एक आदमी पूछता है कि भई क्या होना चाहिए जस्टिस? पावर का सही एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर पावर है तो वो कैसी होनी चाहिए? या फिर अथॉरिटी कैसे एग्ज़िस्ट करेगी? ये सारी चीज़ें थ्योरी तो बताती है। आप साइंस से किस तरह से लोगों को गवर्न कर सकते हो? सिर्फ साइंस के बेसिस पर तो आप गवर्न नहीं कर सकते। ज़ाहिर-सी बात है आपको मॉरल्स की भी ज़रूरत है और वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है। और जब मॉरल एंड वैल्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन तो कभी हो ही नहीं सकती। यही आर्गुमेंट दांते जर्मेनो ने दिया, ठीक है? उनका मानना ये था कि पॉलिटिकल थ्योरी इटर्नल है और अनअवॉइडेबल है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक? और काउंटर आर्गुमेंट यानी रिवाइवल, रिवाइवल यानी रिसर्जेस, कैसे वापस आया पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इसमें एक रिवाइवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हर्बर्ट, जस्ट अ सेकंड, हर्बर्ट मार्क्यूस, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ साइंस पर बेस्ड नहीं हो सकती। हम सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल डाटा पर अपने अपनी स्टडी को नहीं कर सकते। हम पब्लिक को, गवर्नमेंट्स को सिर्फ डाटा के ऊपर बेस नहीं कर सकते। हमें हमेशा मॉरल्स और वैल्यूज की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मॉरल्स और वैल्यूज जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये एटर्नल है, ये हमेशा जीवित रहेंगी और इनकी हमेशा इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। ठीक है, लेटर स्कॉलर्स ने आर्ग्यू करा कि पॉलिटिकल थ्योरी डिड नॉट डिक्लाइन बट ट्रांसफॉर्म्ड। तो इनका मानना ये था कि पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन नहीं हुई है, हालांकि ये ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस किस के काम में देखी गई? जॉन रॉल्स, ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरी जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड थी, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज की तरफ बहुत ज्यादा फोकस शिफ्ट हो गया था। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट जैसे जॉन रॉल्स है ना, हाना आर्डेंट, इन सभी ने मिलकर के क्या करा, पॉलिटिकल थ्योरी को ट्रांसफॉर्म करा और फिर से नॉर्मेटिव थ्योरी को वापस लेकर के आए, यानी कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को वापस इनकलकेट किया और फिर से पॉलिटिकल साइंस और इन आइडियाज जस्टिस इक्वलिटी राइट्स ने इंपॉर्टेंस या फिर जो अपनी जो अहमियत थी उसको वापस रीगेन किया। तो आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी में एक टाइम आया जब उसको डेड घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नाम है? डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कॉबन, ठीक है, एंड सेमर मार्टिन लिपसेट। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने बोला कि नहीं, डिक्लाइन नहीं है और ना ही पॉलिटिकल थ्योरी डेड है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप याद रखेंगे वो है दांते जर्मिनो का, क्योंकि थिंकर्स रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड इज हर्बर्ट मार्क्यूस। ठीक है ना, तो ये जो एक डिबेट रही, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? क्यों उसको डेड घोषित कर दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? क्यों साइंटिफिक और बिहेवियरलिज्म और एम्पिरिकल अप्रोच की तरफ बहुत ज़्यादा जोर दिया गया? एंड फिर ऐसा क्या हुआ कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया और ये कहा गया कि सिर्फ साइंस और डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें ह्यूमन नेचर को समझना है, अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझना है, तो फिर हमें मॉरल्स और वैल्यूज़ की ज़रूरत हमेशा रहेगी और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड नहीं है। हालाँकि लेटर स्कॉलर्स ने उसको रिवाइव किया, यानी कि क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड नहीं है, ना ही उसका डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हाँ, उसको ट्रांसफॉर्म जरूर किया गया है। अब पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक नॉलेज भी आती है, थ्योरी भी आती है एंड व्हाट एल्स, फिलोसफी भी आती है। तो आई होप आपको ये डिबेट समझ में आई होगी और इसके इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट वर्क्स, एंड दिस कैन बी योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, और सभी अपने नोट्स में इस चीज को ऐड करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, और यहाँ पर हम स्पेशली वर्क्स को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था इस डिबेट में वो था डेविड ईस्टन का। ठीक है, डेविड ईस्टन की बुक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, एन इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ, ये इन्होंने दी थी 1953 में। ठीक, उसके बाद
एल्फ्रेड कॉबन का जो वर्क था वो था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। ठीक है, ये भी आई थी 1953 में। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, देन सेमर मार्टिन लिपसेट, इनकी बुक का नाम था पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ये आई थी 1960 में। ठीक, और इसके बाद दांते जर्मेनो, इनकी बुक का नाम था बियॉन्ड आइडियोलॉजी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन द ईयर 1967। ठीक, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक और थिंकर का आपको नाम बताना चाहूंगी जो है जॉर्ज कार्टलिन। अच्छा, अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देखो, जॉर्ज कार्टलिन ने बोला कि जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है वो खुद पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी में डिवाइडेड है। यानी जॉर्ज कार्टलिन वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों को इनकलकेट करती है। ठीक है, और इनकी जो बुक का नाम था वो था पॉलिटिकल क्वार्टरली, और ये इन्होंने दी थी 1957। ठीक है, तो पॉलिटिकल क्वार्टरली जॉर्ज कार्टलिन की है एंड पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली ये है अल्फ्रेड कॉमन की। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम वो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत कॉमन है। ठीक है, सबसे पहले एरिस्टोटल की एक बहुत कॉमन सी एक फ्रेज है कि मैन बाय नेचर इज अ मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाती है कि ये कथन किसने दिया है, मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एरिस्टोटल का दिया हुआ कथन है। ठीक है, एंड नंबर टू, एंड्रयू हैकर, जिनकी हमने बात करी थी कहां पर, स्कोप में, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के, जिन्होंने 3 एस्पेक्ट्स दिए थे। ठीक है, एंड्रयू हैकर, उनकी एक तो किताब का नाम आप याद रखेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस। ये आई थी 1961 में। ठीक है, अच्छा, एंड्रयू हैकर की एक जो कोटेशन है जो उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि एवरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्लेज अ डबल रोल, कि हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो 2 रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड ही सेड कि ही इज पार्ट साइंटिस्ट एंड पार्ट फिलोसोफर। तो एंड्रयू हैकर के ये वर्ड्स हैं कि हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट डबल रोल प्ले करता है, वो आधा साइंटिस्ट होता है और आधा क्या होता है, फिलोसोफर। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट कोटेशंस थे जो आपको मालूम होने चाहिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो अब हम एक बार वाइंड अप कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, दिस विल बी आवर 2 मिनट समरी। तो आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाउ इट इज योर वर्क टू रिवाइज, टू मेक नोट्स एंड
लर्न इट थॉरली, ठीक है, स्पेशली जो वर्क्स हमने इंपॉर्टेंट थिंकर्स के लिखे वो। तो सबसे पहले हमने समझा कि पॉलिटिकल प्लस थ्योरी का क्या मतलब होता है। इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, ठीक है, इसको समझा। आफ्टर दैट नंबर 2 पे हमने समझा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एम्पिरिकल, है ना, यानी साइंटिफिक नॉलेज, ठीक। उसके बाद नॉर्मेटिव यानी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, डिस्क्राइब करना। उसके बाद हमने समझा पॉजिटिविज्म क्या होता है, न्यू पॉजिटिविज्म या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी हम इसे कहते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी इसको कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज हमने समझी बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म के बाद आया पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। जस्ट एक्सक्यूज मी इफ द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, ये आपको समझ में नहीं आ रही है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इसको समझने के बाद में हमने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर क्या है, ठीक है। स्कोप पे हमने एंड्रयू हैकर के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, और जो उनकी बुक के नाम है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेचर के बाद हमने पढ़ा डिबेट्स एंड कंसर्न्स। अच्छा, ये कंसर्न वाला पार्ट कहाँ पर आया, जहां पर एक बहस थी या एक लड़ाई थी कि पॉलिटिकल थ्योरी को साइंटिफिक बनाना चाहिए या फिर इसको नॉर्मेटिव या फिर वैल्यूज रिडन रखना चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये मेन कंसर्न था पॉलिटिकल थ्योरी का कि इसमें साइंटिफिक नॉलेज हम कितनी रखें या नॉर्मेटिव नॉलेज कितनी रखें। साइंस को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स थे पॉजिटिविज्म के और बिहेवियरलिज्म के। हालांकि पोस्ट बिहेवियरलिस्ट भी सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका मानना था कि लॉजिक और लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज उसको अप्लाई करना और नॉलेज को वेरीफाई करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा डिबेट्स, कंसर्न, स्कोप और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एज वेल एज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में समझा है। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सिविक्स सिलेबस, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड इफ नॉट आप इसको दोबारा देखिए, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझिए, क्योंकि ये लेक्चर आपका बेसिक है और बेसिक इन टर्म्स फाउंडेशन डेवलप करती है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब नहीं पता, पॉलिटिकल साइंस का मतलब नहीं पता या फिलोसफी का मतलब नहीं पता, तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आगे, क्योंकि जो टर्म्स है ना, इंपेरिकल, नॉर्मेटिव, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये बार बार आपको पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिलेंगे। तो आई होप the lecture is clear, and I wish you all the best and we'll see you in the next class. Thank you everyone.